क्या हमेशा स्लिप डिस्क में सर्जरी चाहिए होती है? आंसर इज नो। क्या ज्यादा बेड रेस्ट से जल्दी रिकवरी होती है? आंसर इज नो। क्या मूवमेंट डेंजरस होते हैं? आंसर इज नो। मूवमेंट कंट्रोल्ड होने चाहिए तो वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। एमआरआई में डिस्क दिखी है मतलब हमेशा दर्द होगा? आंसर इज नो। सिर्फ मेडिसिन से क्योर हो सकता है? आंसर इज नो। इसमें आपको प्रॉपर रिहैब भी चाहिए और नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने के लिए सब तरह के मूवमेंट चाहिए। अगर आपको किसी ने ये कहा है कि स्लिप डिस्क में 1 महीना बस घर पे बिस्तर पर लेटे रहो और आपकी कमर ठीक हो जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या वास्तव में बेड रेस्ट करने से स्लिप डिस्क ठीक हो जाती है? क्या वास्तव में बेड रेस्ट करने से डिस्क अंदर चली जाती है? क्या झुकना हमेशा खतरनाक होता है? क्या स्लिप डिस्क का मतलब सर्जरी पक्की, अब आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों कुछ लोग सालों तक दर्द सहन करते हैं और क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं? उनकी स्लिप डिस्क मानो थी ही नहीं, कुछ महीने में इतने अच्छे से परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? स्लिप डिस्क में इस चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स और ट्रीटमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि स्लिप डिस्क पूरी तरह से ठीक हो जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्लिप डिस्क होती क्या है। आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है जिसे डिस्क बोलते हैं। जब वो अपनी जगह से डीजेनरेट होके, झटका लग के या किसी भी चीज की वजह से वो खिसक जाती है तो उसे स्लिप डिस्क बोला जाता है। इसके होने से आपको पैरों में झंझनाहट हो सकती है, आपको पैरों में कमजोरी आ सकती है और भी कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट शो करते हैं। जब ये डिस्क बाहर की तरफ बल्ज करती है, जब ये डिस्क बाहर की तरफ लीक करती है तो न्यूरल कंप्रेशन नसों में दबाव क्रिएट कर सकती है। कई लोग इसके साथ साथ कमजोरी भी फील करते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट के साथ एकदम से वीकनेस फील करते हैं और कई लोग बहुत सीवियर पेन फील करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द डिस्क। आपकी डिस्क कितनी हद तक बाहर निकली है और आपकी नस को कितना इरिटेट कर रही है वो बहुत जरूरी है समझना। लेकिन हमें हमेशा एक चीज ध्यान देनी है और इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि एमआरआई में दिखने वाली हर डिस्क डेंजरस नहीं होती। अगर हम इस एक चीज को मन में गिठान बांध देंगे तो हम काफी हद तक हमारी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी को बिल्कुल सही रख सकते हैं कि एमआरआई में दिखने वाली हर डिस्क डेंजरस नहीं होती। अब आते हैं सबसे बड़े मिथ पर, जो है सिर्फ बेड रेस्ट करो स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगी, सिर्फ रेस्ट करो डिस्क अंदर चली जाएगी, स्लिप डिस्क में जितना रेस्ट करोगे उतना जल्दी रिकवर हो जाओगे। सुनने में बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर यह सच्चाई नहीं है कि सिर्फ लेटे रहने से आपकी डिस्क अंदर चली जाएगी या सिर्फ लेटे रहने से आपको स्लिप डिस्क में पूरा आराम मिल जाएगा। जबकि फैक्ट क्या है, ये आपको शॉर्ट टर्म में आराम दे सकता है, आपकी एक्यूट पेन को कम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक बेड रेस्ट आपको नुकसान भी दे सकता है। आपकी मसल्स को धीरे धीरे वो खत्म करता है। जब आप एक लिमिट से ज्यादा बेड रेस्ट करते हो तो आपकी मसल्स धीरे धीरे रिवर्स होके पीछे की तरफ जाना चालू कर देती है। अब सवाल ये है कि जब हम बेड रेस्ट करते हैं तो एक साथ क्या क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स को बेड रेस्ट मना किया जाता है। बेड रेस्ट करने से सबसे मेन आपकी मसल्स वीक होती हैं, दूसरा पॉइंट आपकी मसल्स स्टिफ होती हैं, तीसरा पॉइंट आपकी बैक का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, चौथा पॉइंट आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है, पांचवा पॉइंट आपका फियर बढ़ जाता है, आपका डर बढ़ जाता है। जब आप बेड रेस्ट पे होते हैं, जब आप लेटे रहते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी आती है और धीरे धीरे पेन बढ़ता जाता है और मसल्स वीक होती जाती हैं। और इस फियर की वजह से कई बार पेशेंट फ्यूचर में आने वाले थोड़े थोड़े मूवमेंट से भी डरने लग जाता है। अब ऐसे कुछ सवाल जिनका जवाब हर स्लिप डिस्क का पेशेंट जानना चाहता है। क्या स्लिप डिस्क में चलना डेंजरस है? इसका जवाब है नहीं। कंट्रोल्ड वॉकिंग, कंट्रोल्ड वॉकिंग मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे वॉक करना बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। क्या स्लिप डिस्क में आगे झुकना गलत है? इसका जवाब है हर बार नहीं। अगर आप सही तरीके से घुटने को मोड़ के झुक रहे हैं और आप अपनी बैक पे बहुत लोड नहीं डाल रहे हैं और आप रिपीटेटिवली बार बार नहीं झुक रहे हैं तो झुकना भी गलत नहीं है। क्या स्लिप डिस्क अपने आप ठीक हो जाती है? इसका जवाब है हाँ। कई बार बॉडी में इन्फ्लामेटरी स्लिप डिस्क होती है। इन्फ्लामेशन की वजह से डिस्क में हल्का सा दबाव आता है जो कि कई बार अपने आप बॉडी हील करके कम कर देती है। क्या हर बार स्लिप डिस्क में सर्जरी जरूरी होती है? इसका जवाब है नहीं। हर बार स्लिप डिस्क में जरूरी नहीं है कि आपको सर्जरी करानी पड़े। आपकी स्लिप डिस्क किस लेवल की है, आपकी नस को कितना दबा रही है और आपके हाथों में और पैरों में कितनी ताकत है वो डिपेंड करता है।
तो सवाल आता है कि सर्जरी कब जरूरी होती है। सर्जरी जब जरूरी होती है जब पैरों में वीकनेस बढ़ रही होती है, न्यूरल कंप्रेशन की वजह से मसल्स वीक हो रही होती है, ब्लैडर एंड बोवेल मतलब आपको स्टूल पास करने के साथ साथ ब्लैडर यानी पेशाब करने में तकलीफ हो रही होती है, या आपको ऐसा असहनीय दर्द होता है जो पूरे पैर में आ रहा है और आपसे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सिर्फ उन केसेस में सर्जरी इमीडिएटली इंडिकेटेड होती है। पर इसके लिए एक स्पेशलिस्ट से, एक स्पाइन सर्जन से और एक एक्सपर्ट डॉक्टर से इवैल्यूएशन जरूरी है, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी सरल नहीं होती। अब सबसे इम्पोर्टेंट विषय पे बात करते हैं कि स्लिप डिस्क के मरीजों के लिए स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे वो अपना ट्रीटमेंट सही से करा सकें, क्योंकि सिर्फ पेन किलर या सिर्फ बेड रेस्ट परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। स्टेप 1 शुड बी पेन एंड इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। हर मरीज के लिए सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसका दर्द कम हो और उसकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होना चालू हो। ये स्टेप के बिना आप किसी भी स्टेप में मूव करेंगे डायरेक्टली और आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है, जिसमें फर्स्ट इज एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, सेकेंड इज प्रॉपर पोस्चर। आपको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, आपकी एक्टिविटीज को थोड़ा कम करके पोस्चर की तरफ ध्यान देना है, आपके उठने बैठने के तरीके की तरफ ध्यान देना है। नंबर 3 इज आइस एंड हीट। आप अपने फिजियो से पूछ के उस पर्टिकुलर स्थान पे आइस और हीट का फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं, जिससे आपको पेन कम हो और इन्फ्लेमेशन कम हो। डॉक्टर गाइडेड मेडिसिन विद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में लेजर, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट और भी कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो आपके पेन और इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे कम करते हैं और आपके डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ काम करते हैं। स्टेप 2 इज करेक्ट फिजियोथेरेपी। सही फिजियोथेरेपी लेना बहुत जरूरी है। आपके फिजियो को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी डिस्क किस तरह से बाहर गई है, आगे से बाहर गई है, पीछे से बाहर गई है, और उसमें कौन सा एक्सरसाइज का सेट आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें कई सारे सेट ऑफ एक्सरसाइजेज इफेक्टिव होते हैं, जिसमें फ्लेक्शन रिजिम, एक्सटेंशन रिजिम और भी कई तरह की स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो आपके एक्यूट फेज में भी आपको दर्द कम करने में चमत्कार के जैसा काम कर सकती है। आपके फिजियो आपके साथ म्यूचुअली डिसाइड करके और आपके पेन के स्केल को, डिस्क के टाइप को प्रॉपर्ली इवेलुएट करके बता सकते हैं कौन सा एक्सरसाइज का ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए इसमें पर्सनलाइज असेसमेंट बहुत जरूरी है। स्टेप 3 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। जब आपका एक्टिव फेज कम हो जाता है, एक्टिव फेज से आप मूव कर जाते हैं, तो आपको कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब आपकी कोर वीक होगी तो आपके डिस्क पे रेगुलर वजन पड़ता रहेगा। स्ट्रॉन्ग कोर मीन्स प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, लेस पेन एंड हाई एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपको पेन बहुत कम होएगा। इसीलिए कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 4 ग्रेजुअल मूवमेंट। कंप्लीट बेड रेस्ट की जगह कंट्रोल मूवमेंट जरूरी है। अगर आप आगे बहुत नहीं झुक रहे हैं, आप वजन नहीं उठा रहे हैं, आप बिल्कुल भी वॉक नहीं कर रहे हैं, तो आप ठीक है। पर इनमें से कोई सी भी एक्टिविटी करते आपका दर्द बढ़ जा रहा है, तो आपको इन एक्टिविटी को कंट्रोल मैनर में धीरे धीरे स्टार्ट करना है और बहुत इंटेंसिटी पे नहीं लेके जाना, बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको वो लिमिटेड करना है, जिससे आपका दर्द बढ़े भी नहीं और आपका एक्टिव फेज कम होने के बाद में आप इजीली एक्सरसाइजेस, मोडेलिटीज और कोर स्ट्रेंथनिंग पे शिफ्ट हो पाए, जिसमें आप धीरे धीरे वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप धीरे धीरे मोबिलिटी ड्रिल से स्टार्ट कर सकते हैं, और इन सब के साथ में फंक्शनल मूवमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी के फंक्शनल मूवमेंट आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टेप 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइफस्टाइल करेक्शन। लाइफस्टाइल करेक्शन में बहुत घंटों तक बैठना, लेट के टीवी देखना, लेट के सेलफोन को यूज करना, 2 तकियों का इस्तेमाल करना, बहुत लंबे समय तक गाड़ी को ड्राइव करना, ओकुड़ू बैठ जाना, जमीन पे गलत तरीके से बैठना, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफस्टाइल में डेली रूटीन में ठीक करनी होगी, जिससे आपको पुरानी स्लिप डिस्क ठीक हो जाए और आगे डिस्क का खतरा कम से कम रहे, जिससे दर्द बढ़ने का चांसेस कम से कम हो। पर इसमें एक इमोशनल रियलिटी है। स्लिप डिस्क के साथ में एक बहुत बड़ी इमोशनल रियलिटी है। बहुत सारे लोग स्लिप डिस्क सुनते ही डर जाते हैं, उनका एकदम से मन बैठ जाता है कि हमें पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, और उन्हें हर जगह से सुनने को मिलता है कि अब आपको जिंदगी भर दर्द रहेगा। लेकिन इसका आंसर क्या है, लेकिन सच क्या है? आपकी बॉडी में रीजेनरेटिव कैपेसिटी है, आपकी बॉडी हर वे में खुद को हील करती है, आपकी बॉडी उसको भी ठीक कर सकती है, पर आपका सही से और स्ट्रेटेजिकली ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है सही गाइडेंस, सेकंड पॉइंट है सही ट्रीटमेंट, सही स्ट्रेटेजी, थर्ड पॉइंट है आपकी सही फिजियोथेरेपी होना,
फिजियोथेरेपी आपकी सही है तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्लिप डिस्क का काम बहुत सही वे में ठीक हो सकता है। हर जगह मूवमेंट बंद कर देना कई बार कंडीशन को वर्स्ट कर देता है। कई पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिनका स्लिप डिस्क का लेवल बहुत बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने बेड रेस्ट खत्म करने के बाद में अपनी एक्टिविटी को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे उनकी डिस्क पे और दबाव बढ़ गया। अब हम बहुत जल्दी से मिथ्स और फैक्ट को एक बार और रिवाइज करेंगे ताकि हमारे सारे स्लिप डिस्क के पेशेंट अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर ले। क्या हमेशा स्लिप डिस्क में सर्जरी चाहिए होती है? आंसर इज नो। क्या ज्यादा बेड रेस्ट से जल्दी रिकवरी होती है? आंसर इज नो। क्या मूवमेंट डेंजरस होते हैं? आंसर इज नो। मूवमेंट कंट्रोल्ड होने चाहिए तो वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। एमआरआई में डिस्क दिखी है मतलब हमेशा दर्द होगा? आंसर इज नो। सिर्फ मेडिसिन से क्योर हो सकता है? आंसर इज नो। इसमें आपको प्रॉपर रिहैब भी चाहिए और नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने के लिए सब तरह के मूवमेंट चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्लिप डिस्क में कंट्रोल मूवमेंट, प्रॉपर मेडिकेशन और रिहैब का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हमेशा बेड रेस्ट नहीं चाहिए होता और बेड रेस्ट आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है वो आपको भी समझना पड़ेगा। और आपके फिजियो के साथ में असेसमेंट होना, आपको किस तरह की डिस्क कैसे किस लेवल पे बाहर है, आप उसको देख के उसको डिसाइड करके अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अच्छे से अच्छा बना के जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। आपको बहुत सालों से दर्द है तो वो भी आपका 3 से 6 महीने के रिहैब के अंदर ठीक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और उन लोगों को जरूर भेजिएगा जो सालों से बीच बीच में कुछ वक्त तक बेड रेस्ट करते हैं और फिर वापस एक्टिविटी चालू कर देते हैं और ये सोच के रखते हैं कि हम बेड रेस्ट से ठीक हो रहे हैं और हमेशा आगे फ्यूचर में भी बेड रेस्ट से ठीक हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्लिप डिस्क में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जरूरी है वो मैं आपको बताऊं तो आप नीचे कमेंट में स्लिप डिस्क लिख लीजिए। मैं आपको उससे रिलेटेड जितनी भी हेल्प कर सकूंगा करूंगा और जल्द से जल्द स्लिप डिस्क की एक प्रॉपर एक्सरसाइजेस गाइड कंप्लीट लॉन्च करूंगा, जिससे आपको घर पे रह के सारी एक्सरसाइजेस का फायदा हो सके और आप एक स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट जिसमें स्लिप डिस्क को ठीक कैसे करें और साथ साथ एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करें उसका प्रोटोकॉल दे पाओ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसको आप देख के अपनी बैक को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।